ये वाला जो टॉपर है ये यहाँ से निकला है, तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये स्कैम हो रहा है बच्चों के साथ? टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन में क्या महत्व है? देखिए, ज़्यादा फीस क्यों होती है? जैसे कोई कोचिंग का 70,000 80,000, ज़्यादा चुनौती क्या देखने को मिला? बच्चों में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या है? देखिए, विद्यार्थियों का फ्री क्यों नहीं निकलता जबकि वो कोचिंग भी कर रहे हैं? अगर वो कोचिंग नहीं कर रहा तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? उसका कोचिंग है मध्य प्रदेश में, इनकी क्या असलियत है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे सामने है प्रशांत सर। चलिए इनसे जानते हैं कि जो MPPSC के जो स्टूडेंट आते हैं इंदौर में कोचिंग करने के लिए, क्या होता है, कैसे कोचिंग होती है, क्या मतलब रणनीति होती है, कैसे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, इसी सब मुद्दे पर अपन क्या है बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, ये थोड़ी सी अगर बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। आपने वैसे मेरा नाम का जिक्र कर ही दिया है। मेरा नाम प्रशांत पांडे है। मैं विंध्य क्षेत्र रीवा से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपने सीएम सर ने आपने बताया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं इंदौर में और वो डिप्टी कलेक्टर कैसा, देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहीं आके आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। देखिए घर में भी रह के आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन शर्त एक चीज़ की है। शर्त एक चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट मार्गदर्शक, क्योंकि अभी वर्तमान समय ये है आपके लिए एक मार्गदर्शक होना जरूरी है। वो आपके भैया भी हो सकते हैं, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं। गुरु का मतलब टीचर्स जिनसे लगातार आप संपर्क में हैं। बाकी आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका निरंतर जवाब देता रहूँगा। तो सर, जैसे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसे बच्चे जो आते हैं दूर दूर से आ रहे हैं, कोई हो गया शहडोल से आ रहा, कोई जबलपुर से आ रहा, कोई बालाघाट से आ रहा, तो यहाँ पास MPPSC के दृष्टिकोण से अलग अलग बच्चे आते हैं। कोई MPPSC आया ना, कोई SSC आया, कोई डिफेंस आया। लेकिन मैं अभी वर्तमान समय में यहाँ 3-4 दिन से रुका हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पढ़ाई का स्तर है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम है और भ्रम ज़्यादा है, भटकाव ज़्यादा है। देखिए आप ये सही मुद्दे पे आए हैं। एक्चुअली में कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो जिनको देखो सिलेक्शन लेना है वो पढ़ेगा, ये निश्चित है, चाहे कहीं भी रह के पढ़े। देखिए बच्चा क्यों आ रहा है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है हो सके उसके घर में पढ़ाई ना होती हो। दूसरी चीज़ उसके घर में उसके कोई मार्गदर्शक ना हो। तीसरी चीज़ उसको लगता है कि मैं इंदौर जाके ही सिलेक्शन ले पाऊँगा। इंदौर में बड़ी बड़ी कोचिंग है। देखिए हम एक चीज़ और ज़रूर बोलेंगे, कोचिंग में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ देखी, सिंपल सी बात, आप हर कोचिंग जाइए। क्यों जाइए उसका रीज़न है, कम से कम 5 से 7 दिन 8 दिन, जब तक 5-7 दिन शुरुआती दौर में अच्छा पढ़ाते हैं, हर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक के जब भी आप एडमिशन लीजिए, जहाँ भी लीजिए, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जब भी लीजिए, क्योंकि देखिए आपको मार्गदर्शक जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि आप दिशाहीन हो सकते हैं। तो मतलब सर, अगर कोई विद्यार्थी मान लो अगर वो कोचिंग नहीं कर रहा तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन अब उसको अभी वर्तमान जो प्रतिशत है ना, क्योंकि उसको अपने सिलेक्शन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। अगर अकेले लेना चाहता है कि अब मैं अकेले ले लूँगा, एकदम से बैठ के किसी कंदरा में बैठ के किसी रूम पे बैठ के एकदम से ले लूँगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि हो सके 3 साल भी लग जाए, 4 साल भी लग जाए, 5 साल। मार्गदर्शन जरूरी है सर, क्योंकि मार्गदर्शन उनसे जरूरी है जो कई बार गिरे हैं, कई बार सिलेक्शन लिए हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिलेक्शन जिसका हुआ उसी से मार्गदर्शन ले। जो कई बार गिरे हैं तो वो भी रास्ता बताएंगे कि भैया मैं यहाँ पे गिरा हूँ। सर, जैसे एक चीज़ और मैं देखा हूँ कि बच्चे 2019 से आए, 2018 से कई बच्चे इंदौर आए, है ना। 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ऐसे लंबे समय उनका गुजर गया। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो उनका आज तक प्री भी नहीं निकला है। और आप एक शिक्षक भी हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उन विद्यार्थियों का प्री क्यों नहीं निकलता जबकि वो कोचिंग भी कर रहे हैं। क्या कारण है, मूल कारण इनसे? सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये एक ऐसा फेज है MPPSC, ये 3 फेजों से गुजरता है, प्री मेंस इंटरव्यू। अब बच्चे क्या होता है, जैसे अभी 16 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, पर्याप्त समय था मेंस पढ़ने का। हकीकत यही है, मेंस पढ़ने का समय इतना था, मैं बता रहा हूँ नवंबर तक आराम से मेंस पढ़ा जा सकता था। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आता, बच्चे ये करते हैं कि यार प्रीलिम से रुक गया तो फिर वापस से वही हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप पूछ कर जाते हैं, जो कि वास्तव में ये है कि आप उन टॉपिक को अभी कवर करना चाहिए। जैसे 4-6 महीने जो आपके पास है, 6 महीने 8 महीने का, जो वास्तव में जिसका लेना देना प्री से नहीं है, क्यों कवर करना चाहिए, उसका रीज़न है। जब भी आपका प्रीलिम से निकलेगा तो आप एक बार में मेंस फेस करेंगे। दूसरी चीज़, ये सही वक्त है कि जैसे हिंदी है, हिंदी कितने नंबर का, 200 नंबर का। इथिक्स और उद्यमता वाला पोर्शन 300 नंबर का, 3, 2, 5।
निबंध और आपका पत्र लेखन प्रतिवेदन ये सब 100 नंबर। ये एक ऐसा सेगमेंट है, हकीकत बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला है तो हम इसको नहीं करें, हम सीधे मेंस में लग जाएं बिना कुछ सोचे, क्योंकि फाइनली मेंस से होके ही आपका सिलेक्शन होगा जब मेंस में अच्छे ना। दूसरी चीज़, और मेंस लेवल का ही पढ़ना चाहिए। जब आप क्या करते हैं, फैक्चुअल पढ़ के आप देखो, आप फैक्ट से एकदम से काम नहीं चलने वाला। हाँ, लेकिन फैक्ट आपको नंबर जरूर दिलाएगा, वही फैक्ट आपको मेंस में अच्छा अंक दिलाएगा। लेकिन जब तक आप टॉपिक को समझोगे नहीं, जैसे मान लीजिए सांची के बारे में, आजकल पहले क्या सांची में पूछता था कि सांची को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया। अब सांची के संबंध में बहुत गहराई से प्रश्न बनते हैं, उसके आर्किटेक्ट से बनते हैं प्रश्न, समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़। अब ये बौद्ध धर्म में संबंधित है, लेकिन इसके अंदर की सारी चीज़ पूछिए। आपने देखा होगा पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यू आपने देखा होगा आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ना, थोड़ा सा गहराई वाले भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अगर जिनका भी प्रीलिम्स लंबे समय से नहीं निकल रहा है, उनका सबसे मूल कारण है कि वो मेंस में फोकस नहीं किए। सर का कहना है कि जो विद्यार्थी मेंस पढ़ के रखेगा उसका प्रीलिम्स निकलेगा। आपका कहना यही है। मेंस, देखो मेंस क्या होता है, आपकी थॉट प्रोसेस को विकसित करता है। मतलब जैसे मान लीजिए जलवायु से प्रश्न आया, अब जलवायु के प्रश्न आप कितना रट लेंगे, जलवायु को घुमा के पूछेगा ही कि पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा में क्या परिवर्तन आएगा, वर्षा की परिवर्तनीयता क्या होती है, समझ रहे हैं ना, तापमान का क्या असर पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या असर पड़ेगा। तो ये तो रट के तो आप कर नहीं पाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा कि यार 21 जून को ही यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, ये सब आपको पता है क्यों चमकता है, ये सब आपको आइडिया होने चाहिए। और सर जो ये लगातार मेंस दे रहे हैं और मेंस से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और वहाँ पास बच्चों को फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई 5 बार से मेंस, कोई 4 बार से मेंस नहीं निकल रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये आ रहा, मेंस में बच्चा क्यों फेल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो, मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार देखा हूँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये साइंस, ये आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, फ्री से, वापस से फिर इसी को पढ़ना चालू कर देते हो। मैं ऐसा नहीं कहता इसको छोड़ना पड़िए, लेकिन स्कोरिंग कहाँ पे है चीज़ें, वो आप, जैसे हिंदी एक ऐसा सेगमेंट है सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप 160 प्लस ला सकते हैं 200 में, और ये 160 यहाँ पे अगर आप ला दिए। और दूसरी चीज़, फोर्थ पेपर में आपका उद्यमता वाला सेक्शन है, और कौन सा सेक्शन है, इथिक्स, ये भी स्कोरिंग है। अब देखो, अब आपको इसको घिसा पीटा लिखेंगे तो नहीं मिलेगा नंबर, आपको इसको करंट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो आपकी थॉट प्रोसेस में ये करंट एग्जाम्पल होने चाहिए, क्योंकि ये चौथा पेपर जो है ना बहुत स्कोरिंग है, सच बता रहा हूँ। आप जितना वर्तमान के एग्जाम्पल देंगे ना, आप उतना स्कोर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़। और निबंध वाला सेक्शन, लोग निबंध पता कब लिखते हैं, जिस दिन पेपर होता है, उस दिन सीखते हैं निबंध। मेरे ये नहीं समझ में आया था क्या जो बच्चा 50 नंबर पा रहा और निबंध में अगर धीरे धीरे भी आप काम करें, मैं तो कहता हूँ डेली आधा घंटा आप निबंध में दीजिए, यकीन मानिए 70 से 80 नंबर आपके वहाँ पे आएंगे। क्योंकि 1000 का निबंध शब्द में लिखना टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। आप खुद सोचिए कि 1000 शब्दों को लिखना कितना, जब आपको 100 शब्द लिखने में पसीने छूट जाते हैं तो वहाँ पे 1000 शब्द लिखने में कितना आपको तकलीफ जाएगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एक शिक्षक भी हैं, तो यहाँ पास मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वर्तमान में कोचिंग है मध्य प्रदेश में, इनकी क्या असलियत है? देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ और न लेना भी चाहिए। हाँ, कोचिंग का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, कितनी भी बड़ी कोचिंग है, कितनी भी छोटी कोचिंग है, सब अपने अपने लेवल पे सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे होते हैं टीचर, और टीचर का काम होता है मार्गदर्शन देना, ठीक है, ना कि सलेक्शन करवाना। देखो, सलेक्शन कौन लेगा, जैसे मान लीजिए आपसे को कोई टॉपिक बताया गया, तो टॉपिक को आपको याद करना है, टॉपिक को समझना है और इम्प्लीमेंट आपको ही करना है। क्योंकि टीचर आपका ना तो वहाँ मेंस लिखने वाला, टीचर आपको सही दिशा ले जाएगा, इसलिए ले जाएगा कि उसको वर्षों का अनुभव होता है। अच्छा, वो अनुभव के बेस में ले बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी मतलब जो कोचिंग अगर नहीं भी करना चाहता तो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन सकता है, 100% बन सकता है, लेकिन मार्गदर्शक की जरूरत रहेगी। तो फिर जैसे टॉपर निकलते हैं, है ना, अब टॉपर निकलते हैं तो एक ही टॉपर के 20 जगह फोटो रहते हैं,
कि ये वाले कोचिंग में, ये वाले कोचिंग में, ये वाले, उससे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि नहीं ये वाला जो टॉपर है ये यहाँ से निकला है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये स्कैम हो रहा है बच्चों के साथ? अब इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं और आप एक कोचिंग में भी, किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है सर एक मेरा कि जैसे अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है 2026 तक, तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनकी जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो फॉलो कर पाएँ और उनका प्रीलिम्स न रुके? देखिए, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना चाहिए कि आपको प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को पकड़ना कॉमन चाहिए। टॉपिक आपको अभी हिंदी अभी देखिए जी, जो प्रोफेसर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पहले से मेंस पढ़ चुके हैं ना, तो उनको दिसंबर तक मेंस ही पढ़ना चाहिए। सच बता रहा हूँ। एक मिनट, सर का कहना है कि अभी जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो प्री की ना करें, प्री और मेंस का जो कॉमन सिलेबस है उसको लेके चलें, क्योंकि अगर आप प्री पढ़ लिए हो तो प्री से प्री निकाला जा सकता है, लेकिन लक्ष्य जो आपका है डिप्टी कलेक्टर बनना, डीएसपी, वो वहीं रुक जाएगा, आप पा नहीं पाओगे। इसलिए कॉमन टॉपिक लेके ये सर चलना मैं उनके लिए बोला हूँ जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार अच्छा, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसलिए करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री भी पढ़ना है, जो मध्य प्रदेश भी पढ़ना है, तो आप अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक की बात बोल रहा हूँ, तो आपको ऐसा तैयारी करना चाहिए जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल ही पढ़ रहे हैं या मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि आपसे जो डीपली प्रश्न भी प्रीलिम्स में आने वाले हैं वो भी आपसे सॉल्व हो पाएँ। नहीं तो अगर आप सिंपल पढ़ के चले, जैसे संग्राम साह है मान लीजिए, अब संग्राम साह के बारे में सारे डायमेंशन आप कहाँ पे पढ़ते हो? मेंस में पढ़ते हो। नहीं तो आप बस इतना पढ़ोगे कि संग्राम साह इसका संस्थापक था, ये गोंड वंश से संबंधित है, एक आध चीज़ और पढ़ लिए, लेकिन वो अगर वहाँ से गहराई वाले प्रश्न बने तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो संभव है जब प्री प्लस मेंस के कॉमन टॉपिक को आप पढ़ेंगे और उनके नोट्स बना लेंगे। और नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि आपको आगे चल के यही मेहनत कम पड़ जाएगी। अच्छा, मतलब शॉर्ट नोट्स हर एक विद्यार्थी को बनाना है? जरूरी है थोड़ा। उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास बुक्स रहती हैं और बुक्स में कम से कम 500 वर्ड 1000 वर्ड लिखे रहते हैं, तो उसके मेन पॉइंट तो आपको दिमाग में रखने के लिए आपको की पॉइंट तो लिखना पड़ेगा अपने नोट्स पे। सर, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए कुछ 3 ऐसा काम बताइए जिससे एक विद्यार्थी सीधे डायरेक्ट एमपीपीएससी क्रैक कर ले, ऐसा क्या रणनीति? सबसे बड़ी रणनीति ये होना चाहिए जीवन का धैर्य। अच्छा, पीएससी धैर्य मांगता है। पीएससी धैर्य के अलावा कुछ नहीं मांगता। हकीकत सही धैर्य का मतलब ऐसा धैर्य कि आप धैर्य रखें। दूसरी चीज़ आपको ये रखना है, आपके पास PYQ होने चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQ। PYQ ये देखिए, कब के देखें, वैसे आप देख सकते हैं पुराने भी PYQ, लेकिन पुराने PYQ से इम्पोर्टेंट है अभी 3 से 4 साल के जो PYQ हैं। ये देखिए कि ये पेपर की ट्रेंडिंग कैसा है, ठीक है, आप उसी दिशा में तैयार करें। तीसरी चीज़, आप PYQ देखें पहले, सिलेबस से पहले PYQ देखें। इसलिए देखें क्योंकि जब सिलेबस की में एंट्री आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आयोग इस दिशा में यहाँ से बना रहा है। और सिलेबस तो पूरा याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि सिलेबस जब याद रहता है ना, तो आप कहीं भी बैठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है डिप्टी कलेक्टर बनाने में। पूछिए कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूज़पेपर एक ऐसा सेगमेंट है कि आपको प्री में तो मदद कर ही रहा, पूरी तरह से मदद कर रहा है। आपके करंट अफेयर्स में वादा करता हूँ, आप अगर 1 साल का न्यूज़पेपर लगातार न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वहाँ तो आप फेस करेंगे और सही करेंगे वहाँ पे। दूसरा, आपको मेंस में देखो, मेंस में अब आप घिसा पीटा उत्तर नहीं लिख सकते। सही बात। अगर लिख रहे हैं ना तो आप पीछे जाएंगे। देखो, जैसे 7 नंबर का प्रश्न आ रहा, कोई भले आपने रानी दुर्गावती के संबंध में अच्छे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपने कुछ उसमें अलग चीज़ें डाल दी। अच्छा, करंट डेटा डाल रहे हैं तो नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आप कुछ उनके थॉट से आप हो सके आपको कुछ पंक्तियाँ मिल जाएं अच्छी रानी दुर्गावती से संबंधित, तो आप उस पंक्ति को मेंशन कर रहे हैं, तो आप यूनिक कर रहे हैं दूसरे से। या ये मान लीजिए जहाँ उसको 3 नंबर मिल रहे हैं 7 नंबर में, आपको 4 या 4.5 भी मिल सकते हैं। जी। तो 1-1.5 नंबर ही ना आपको आगे ले जाएगा। अगर हर प्रश्न में आप आधे नंबर 1 नंबर भी ले लिए लीड, तो लीड मार गए, वो तो सिलेक्शन तो आपका निश्चित है और हो सके आपकी रैंक भी लग जाए इसी तरह। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप MPG के पढ़ाते हैं, मैं भी आपकी वीडियो देखा हूँ,
ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। तो जैसे इसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा चुनौती क्या आती है कि जब आप क्लासरूम में जाते होंगे तो बच्चे बैठे रहते होंगे ना, पढ़ते रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा चुनौती क्या देखने को मिला? बच्चों में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या है? देखिए, बच्चे में के अंदर भटकाव बहुत है सर। भटकाव ऐसा भटकाव है कि जैसे मान लीजिए मेरे से पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको पता है कि ये सामने वाला बहुत हार्ड वर्क करके सारी की सारी चीज़ परोस रहा है सामने से। सही बात। वो क्या करेगा, जैसे हमसे पढ़ने के बाद फिर दूसरे का भी देखेगा, भले उसमें कमजोर फैक्ट दिख रहे हों, अच्छा, मतलब पूरी की पूरी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, फिर भी उसको क्यों देख रहा? अब ये सोचता है कि कहीं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ना मिल जाए। देखो, शिक्षक क्या करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद परोसता। असली शिक्षक वही है जो आपको सिलेक्शन की राह तक ले जाने का प्रयास करे। हम ये नहीं कहते, देखो सब शिक्षक की मैं वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं शिक्षक से निवेदन करूँगा, जितने भी शिक्षक हैं, मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को उस दिशा में पढ़ाएं, उसे पढ़ा ही रहे हैं। मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, न मेरा अधिकार है ये सारी चीज़ करने का, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ। हो सके सामने वाला भी मेरी अवहेलना कर सकता है इस सब चीज़ों के लिए। मैं सबका सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है। और शिक्षक का करना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप में शिक्षक होना बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षक होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भटकाव है। दूसरी चीज़, संतुष्टि नहीं है जीवन में। अच्छा, कि एक जगह फोकस होके आप काम करो, मतलब अलग अलग जगह वही क्लास, अलग हाँ, अलग वही चीज बार बार, ये कोचिंग, कभी ये यूट्यूब, कभी वो यूट्यूब। हाँ। ठीक है, आप देखिए 2-4 मिनट देख के चलिए, ठीक है। अगर आपके काम की चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि मत लीजिए, काम की चीज़ है। हाँ, एक काम और करिए, जब भी आप नोट्स बनाइए, जैसे प्रीलिम्स का ही आप बना रहे हैं, बनाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स का नहीं बनाना चाहिए। देखो, प्रीलिम्स का मतलब ये होता है जो आपको वो आखिर मेंस में लिखेंगे ना, उसको नहीं लिखेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो मेंस में तो लिखेंगे। वो आपका 2 मार्कर तैयार हो रहा, वो आपका 7 मार्कर तैयार हो रहा, और वो आपको 10 मार्कर में भी मदद करेगा। हमेशा मैं बता रहा हूँ, लिख के भी पढ़ना चाहिए चीज़ों को, थोड़ा सा उससे आपका दिमाग भी काम करेगा अच्छा, मतलब आप सोचेंगे भी अच्छा खासा। अच्छा, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ये कि जो कोचिंग में इतनी ज़्यादा फीस क्यों होती? जैसे कोई कोचिंग का 70,000, 80,000, 90,000, ये क्यों होता है? ये अपनी अपनी चीज़ें हैं, कोचिंग इंडस्ट्री का अलग अलग चीज़ें हैं। जी। हो सके जो कोचिंग चला रहे हैं उनको लगता है कि मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ, तो बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो हम फीस अपनी उस हिसाब से करें, क्योंकि टीचर्स को भी देना होता है और संस्था को भी चलाना होता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और बच्चों के लिए कर भी रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए भी फीस रखते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन में क्या महत्व है? देखिए, टेस्ट सीरीज का वास्तव में बताएं, देखिए हम ये नहीं कहते कि टेस्ट सीरीज से ही प्रश्न आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व है। इसलिए महत्व है कि आप उन 100-150 बच्चों के साथ आप लिखते हैं, और लिखते हैं तो आपका हेजिटेशन भी दूर होता है, जो मन में है कि यार मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि हाँ हम जाके वहाँ पे लिखेंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वही प्रश्न आपके सामने उठे, लेकिन हाँ, आप जब मेंस लिखेंगे ना तो आप चुनौतीपूर्ण में नहीं रहेंगे। चुनौतीपूर्ण का मतलब ये नहीं रहेगा कि आप किसी क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, आप उस क्वेश्चन से लड़ने की ताकत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।